अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आज हुकूमती अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाया दिया गया है। यह इशाया वज़ीर आज़म हाउस में होगा, जिसमें हुकूमती पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी होंगे और तमाम जो इत्तेहादी पार्टीज़ हैं उनके अरकान कौमी असम्बली को भी इस इशाये में दावत दी गई है। लेकिन अहम बात यह है कि अख्तर मिंगल साहब की जो पार्टी थी वो कुछ दिन पहले ही हुकूमत से जुदा हो चुकी है, वो कोalition से निकल चुके हैं, तो वो तो इस इशाये में नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी इस इशाये का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी मसरूफियात हैं जिसकी वजह से वो इस इशाये में नहीं शिरकत कर सकते। तो जानने की कोशिश करेंगे कि असल वजह क्या है, क्या कोई रिजर्वेशन है, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, या वाकई जेन्युइन मसरूफियात की वजह से वो इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहे। शाहज़ैन बुख्ती वो भी इत्तेहादी हुकूमत के एक सिंगल मेंबर हैं, वो कौमी असम्बली के, उन्होंने भी इस इशाये में शिरकत ना करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी बलूचिस्तान के हवाले से वादे किए गए थे वो वज़ीर आज़म इमरान खान ने पूरे नहीं किए हैं। वो एक इशारा दे दें कि तमाम किए गए वादे पूरे हो जाएंगे तो वो इस इशाये में शिरकत करने के लिए तैयार होंगे। आज कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेशनल असम्बली के मेंबर आमिर डोगर साहब, उन्होंने दोबारा रब्ता किया था और कोशिश की थी कि काफ लीग के तमाम अरकान को मनाया जाए और इस इशाये में आने के दावत दी जाए, लेकिन काफ लीग इस इशाये में शिरकत नहीं कर रही। दिलचस्प और अहम बात यह भी होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ अरकान है या जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पिछले 6-8 दिन में करते रहे, चाहे वो टीवी इंटरव्यूज़ पे हो या कौमी असम्बली में, क्या वो भी इस इशाये में शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। स्पेकुलेशंस हैं, अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि मुमकिन है कि 10-12 ऐसे कौमी असम्बली के मेंबर्स हों जो इस इशाये में शायद शिरकत ना करें, क्योंकि उन्होंने आकर टीवी पर और नेशनल असम्बली में खुलकर अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनका इजहार किया है। हमने ये मोन्टाज तैयार किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी समेत राजा रियाज साहब हों या दीगर अरकान कौमी असम्बली, वो किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते आए हैं हुकूमत की परफॉर्मेंस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असम्बली खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे। अब देखना यह है कि इनमें से क्या तमाम लोग शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे इस इजलास में। जमहूरी वतन पार्टी के शाहज़ैन बुख्ती के हवाले से मैंने बताया कि उन्होंने भी शिरकत से इनकार किया था, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि उनको वज़ीर आज़म से मिलने की 1-on-1 मुलाकात की उनको इन्विटेशन दी गई है और मुमकिन है कि वो इस इन्विटेशन के बाद इशाये में शिरकत भी करेंगे। लेकिन काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह पर मौजूद हैं या कोई और वजह है कि वो इस इशाये में शिरकत नहीं कर रहे। चंद रोज़ पहले एक इंटरव्यू में वॉइस ऑफ अमेरिका के एक इंटरव्यू में चौधरी परवेज़ इलाही साहब से जब सवाल किए गए थे कि क्या आप आज भी मशवरा देते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान को, हुकूमती पार्टी को, तो उन्होंने इस पर क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मशवरा जब सुना जाता है तो ही दिया जाता है, अदरवाइज़ फिर मशवरे देने का फ़ायदा नहीं होता। मुनिस इलाही के हवाले से भी उन्होंने बात की थी कि हमने मुनिस इलाही का नाम दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान को एतराज़ इस बात पर था कि नैब की तहकीकात है उनके खिलाफ, जिस पर परवेज़ इलाही ने यह कहा था कि नैब की तहकीकात तो इस वक्त आधे पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार उन्होंने चंद दिन पहले किया था, कहा था कि हम उस वक्त तक मशवरे देते थे जब तक मशवरा सुना जाता था। आज ज़राए बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़िताब भी करना है अपने जो अरकान पार्लियामेंट हैं, अरकान कौमी असम्बली, उनसे, और कहा जा रहा है कि अंदरूनी जो पार्टी में इख्तलाफात हैं, जो इत्तेहादियों के मामलात हैं, उनको भी ज़ेर बहस लाया जाएगा। जो पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है और जो कौमी इशूज़ हैं उन पर आज बातचीत होगी। और अब ये इजलास की अहमियत इसलिए ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब से कुछ देर पहले जॉइंट अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें जॉइंट अपोजिशन ने बजट को मुस्तरद करार दे दिया है। पूरा पाकिस्तान इस बजट की वजह से इस हुकूमत के खिलाफ यूनाइट हो चुके हैं। सारे सियासी जमातें जो अपोजिशन में हैं हम सब ने मिल के ये जॉइंट स्टेटमेंट निकाले हैं जो इस बजट को रिजेक्ट करती है, मुस्तरद करती है। तो जॉइंट अपोजिशन ने आज बजट को मुस्तरद किया है। कल और परसों वोटिंग होनी है बजट पर। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी आज जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि हम हर आइनी और कानूनी तरीका अपनाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाने के लिए। कोई गैर कानूनी काम नहीं होगा, लेकिन हर आइनी तरीक़ेकार को अपनाया जाएगा। हम हर किस्म का आइनी जो ऑप्शन है वो इस्तेमाल करेंगे। किसी किस्म का गैर आइनी जो है वो रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा। हम आइन की हिफाजत करेंगे और आइन के तहत जितने भी रास्ते अवेलेबल हैं इमरान खान से जान छुड़ाने की, वो हम उससे आइनी रास्ते इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त नई मैंडेट की ज़रूरत है। नई मैंडेट जो है वो
हमारी मुश्किलात का हल जो है वो कम से कम उसकी एक ऑप्शन है और एक उम्मीद दिला सकती है। नया मैंडेट ही अब उम्मीद दिला सकता है, ख्वाजा आसिफ साहब का कहना था। आज इस इजलास में मजीद क्या बात होगी, क्योंकि अब नंबर गेम भी बड़ा अहम हो गया है, चाहे वो बजट पास करने के हवाले से हो और ख़ास तौर पे अगर ये कहा जा रहा है कि हर आईनी तरीका आजमाया जाएगा, अडॉप्ट किया जाएगा हुकूमत को हटाने के लिए, तो उसमें नंबर गेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। आज और क्या मामलात हैं, किस वजह से ये इजलास बुलाया गया है, हमारे नुमाइंदे याज अकबर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। याज, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा, वैसे तो कहा जा रहा है कि जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं, जो इत्तेहादियों के मामलात हैं, इन पर भी बात होगी, जो पेट्रोल की कीमत में कल इजाफा किया गया है उस पर भी बात होगी, लेकिन असल रीज़न क्या लगता है इस इजलास को बुलाने का? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद। सबसे पहले तो जो इस वक्त कोविड की वजह से हर किस्म की इज्तिमा पर पाबंदी है, हर जगह पर ना कोई शादी ब्याह की तकरीब हो सकती है, इवन आप जनाजे में भी नहीं जा सकते। वहाँ पर इस वक्त ऐवान सदर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर एक बहुत बड़ी गैदरिंग का एहतमाम किया गया है। वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इज्तिमा ना हो, और बहुत बड़ी जो आज एक तकरीब है वज़ीर आज़म हाउस में अब कुछ देर बाद वो शुरू हुई चाहती है। इसकी बड़ी वजह शहजाद जो है, एक तो बजट के लिए नंबर गेम जैसे आपने खुद बताया उसको पूरा करने के लिए इस वक्त वज़ीर आज़म और उनकी जो करीबी किचन कैबिनेट के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो नंबर गेम उनसे पूरी नहीं हो पा रही। इससे कबल भी 3-4 दिन से असद उमर, परवेज़ खटक और दीगर जो 2-3 लोग हैं, आमिर डोगर, वो कोशिश कर रहे थे कि इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें की जाए और उनको कन्विंस किया जाए कि वो जो बजट अप्रूव होना है, कल जो मंजूरी के लिए उन्होंने वोटिंग करनी है उसमें वो वोट दें। और लोगों से बाकायदा तौर पर वो जाके कह रहे हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह वो तो होते रहेंगे, लेकिन आप वोट तो ज़रूर हमें करें ताकि बजट एक दफ़ा पास तो हो, क्योंकि हुकूमत के लिए इस वक्त ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस वक्त हुकूमत की जो 2-3 दिन 4 दिन से हम देख रहे हैं वो, और जो आज हुआ है, हम जो देख रहे हैं अभी तक वज़ीर आज़म हाउस के अंदर जिस तरीके से तगोदो हो रही है, लगता है कि हुकूमत से वो नंबर गेम पूरी नहीं हो पा रही। सबसे पहले शहजाद, जितने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इकट्ठा करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 दिन से वज़ीर आज़म असम्बली के सेक्रेटेरिएट में बैठ रहे थे, वहां पर लोगों को जब बुलाया जाता था तो यकीन करें लोगों ने शिकायत के अंबार खड़े कर दिए कि वज़ीर आज़म साहब, आज आपको हमारी याद आई है, हमारे ना डेवलपमेंट फंड्स हमें मिल रहे हैं, ना हमसे कोई मिल रहा है, ना आपने हमें वक्त दिया। कुछ लोग हैं जो वज़ीर आज़म हाउस में उनकी एक्सेस होती है वो तो मिलते रहे, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी असम्बली का फोरम है, इतने ज़्यादा लोग हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो कई अरसे से वज़ीर आज़म से नहीं मिले, जिस पर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर यह फैसला किया कि इनको खाने पे बुलाया जाए और वहीं पे इनसे मिल भी लिया जाएगा इन तमाम से, क्योंकि वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में इतना टाइम और वो चीज़ें इतनी मुश्किल थी मैनेज करनी कि खाना भी खा लेंगे, गपशप भी हो जाएगी और जो उनके साथ जो उनके गिले शिकवे वो भी दूर हो जाएंगे। और क्योंकि कल इस बजट को मंजूर कराने की नंबर गेम थी ताकि लोग पहले ही यहाँ पर आ जाए, उनको यहाँ पर बेस कर दिया जाए। और आमिर डोगर को कहा कि आज इस खाने में इसकी हाजिरी भी लेनी है, यानी जैसे असम्बली में हाजिरी होती है शहजाद, अभी वज़ीर आज़म हाउस में ये हाजिरी आज होगी और तमाम जितने भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अपने मेंबरान हैं उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी हाजिरी आज मुकम्मल होने के बाद फिर इत्तेहादियों की तरफ जो है वो देखा जा रहा है। एक तो बड़ा जो इसका मकसद ये था, दूसरा इसका मकसद ये था जो इत्तेहादी थे वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वज़ीर आज़म से भी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से भी, हुकूमत से भी। इवन देन के जो जैसे आपने खुद बात की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कि आज परवेज़ खटक साहब ने, असद कैसर साहब ने और आमिर डोगर साहब ने मिन्नतें कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से कि कोई एक आध बंदा तो सिंबॉलिकली भेज दे ताकि हम ये कहने जोगे हों और हमें ये तसल्ली हो। लेकिन वो तमाम लोग मौजूद है, अपनी मसरूफियत का बताकर इस इजलास में, इस इशाई में शिरकत नहीं कर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया याज अकबर, आप हमारे साथ थे। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार। हामिद मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इशाइया रखा गया है, उसमें अरकाने कौमी असम्बली होंगे जो कि PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, इत्तेहादियों को भी दावत दी गई। जो अहम बात है इसमें यह है मीर साहब के काफ लीग के किसी भी शख्स ने शिरकत से मना कर दिया है। क्या वाकई उन तमाम की कोई मसरूफियात हैं जिस वजह से वो नहीं जा रही, या कोई क्लियर कट मैसेज है कि बजट में तो आपको सपोर्ट कर देंगे, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये इशाइया और ये मेल जोल जो है ये हम नहीं कर रहे फिलहाल आपसे? देखिए, काफ लीग के जो सरबराह हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब, उनसे जब असद कैसर साहब ने फोन पे रब्ता कायम किया तो चौधरी शुजात साहब ने कहा कि असद कैसर साहब, हम आपके खाने पे आने के लिए तैयार हैं, आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हमें बुलाएंगे तो हम आपके खाने पे आ जाएंगे,
लेकिन हम आपका सरकारी खाना नहीं खाएंगे और आपके प्राइम मिनिस्टर का खाना नहीं खाएंगे। तो असद कैसर साहब ने कहा कि अच्छा चले आप एक आदमी भिजवा दें, अपना एक MNA भिजवा दें ताकि आपकी नुमाइंदगी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाए, हम बजट में आपको वोट दे देंगे लेकिन हमें आपका खाना नहीं खाना। एक्चुअली आज काफ लीग के जो कुछ अरकान पार्लियामेंट हैं उन्होंने जो कुछ दीगर नाराज लोग हैं उनके साथ अपनी एक महफिल रखी हुई है, एक अपनी सिटिंग रखी हुई है, तो उनकी वो मसरूफियत है। और ये PTI के से ताल्लुक रखते हैं ये जो नाराज अरकान है? उसमें ऐसे लोग हैं जो 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में जीते थे और फिर वो PTI में आ गए थे। उसमें कुछ ऐसे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक BNP मैंगल के साथ है और कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी PTI में ही हैं लेकिन वो PTI से खुश नहीं है। तो उनके साथ एक इनफॉर्मल सी मीटिंग है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इसका पता चल गया था, तो हुकूमत जो है वो दरअसल उस मीटिंग को चाह रही थी कि वो मीटिंग ना हो, इसलिए बहुत जोर लगाया गया। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि PTI के जो नाराज अरकान हैं उन्होंने कुछ दिन पहले अपोजिशन की पार्टियों से रब्ता किया था और कहा था जी कि हमारे साथ PTI की हुकूमत ने वादा किया था कि जनूबी पंजाब सूबा बनाया जाएगा, हमें काश्तकारों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया जाएगा और कुछ तरक्याती मंसूबों का वादा किया गया था। हमारे वादे पूरे नहीं हुए, तो हम आपके साथ अपना पूरा ताउन करेंगे और आप बजट को मंजूर ना होने दें। तो जो अभी तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून की जो कुछ सीनियर लीडरशिप है उन्होंने आपस में सलाह मशवरे के बाद उनको ये कहा कि हम बजट की मंजूरी में तो फिलहाल कोई रखना नहीं डालेंगे, लेकिन बजट जब मंजूर हो जाएगा उसके बाद आपके साथ मिलकर हम तो स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन इस मसले पे मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी है वो कोई वाज़ेह नहीं है, क्योंकि आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ बैठकर ये कहा कि हम बजट को रिजेक्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो APC होगी उस APC में जाके कोई फाइनल स्ट्रेटजी सामने आएगी। लेकिन आज जो इमरान खान साहब का जो डिनर है उस डिनर के बारे में बताया ये जा रहा है कि उस डिनर के अखराजात इमरान खान साहब अपनी जाती जेब से अदा जी करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इस डिनर में काफ लीग का ना आना, BNP मैंगल का ना आना और कुछ और जो लोग हैं उनका ना आना, ये बड़ी अहम चीज है। और इसमें एक सबसे मैं आपको अहम चीज ये बता दूं कि ये जो BNP मैंगल के 4 लोग हैं और काफ लीग के जो अरकान पार्लियामेंट है, इनके ना आने की जो बहुत सी वजूहात है उसमें से एक वजह ये भी है कि कुछ TV एंकर्स और एनालिस्ट जो हैं जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो तहरीक इंसाफ के बहुत सपोर्टर रहे हैं और इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते हैं, इन्होंने पिछले दिनों मुख्तलिफ TV चैनल्स पर बहुत दावे के साथ ये कहा था कि ये अख्तर मैंगल जो है ना ये तो हर बजट में इसी तरह करते हैं और कोई ना कोई डिमांड कर देते हैं और नाराजगी का इजहार करते हैं। इन्होंने कुछ स्कीमें अप्रूव करानी और उसके बाद ये वापस आ जाएंगे और आप देखेंगे ये वापस आ जाएंगे। चौधरी शुजात साहब के बारे में, काफली के बारे में भी ऐसी बातें हुई थी। इन बातों का बड़ा बुरा मनाया गया है और अब बज़ाहिर तो नाराजगी इमरान खान से और हुकूमत के साथ है, लेकिन ये लोग मेंशन नहीं कर रहे इनकी नाराजगी कुछ तज्जिया निगारों के साथ और TV एंकर्स के साथ। ठीक है अमीर साहब, हुकूमत की प्रॉक्सी समझे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर साहब, अपना तज्जिया दे रहे थे। आज अहम डिनर है और देखना यह है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग शिरकत करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आगे जाके ये नंबर गेम इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत में इजाफा हुआ है उस पर आज हुकूमत ने दोबारा वजाहत भी दी है। इस पर बात करेंगे, अहम गुफ्तगू है, बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। 2 रोज़ पहले हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये और डीजल की कीमत में 21 रुपये का इजाफा किया, जिसके बाद यकीनन अवाम की तरफ से भी बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल आया है। अपोजिशन ने भी इस पर तनकीद की है और कल हुकूमत की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें यह बताया गया कि क्योंकि आलमी मंडी में 112% कीमत बढ़ी थी, इस वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा किया गया है। लेकिन हमने आपको एक और वजह भी बताई। हमने आपको अपने प्रोग्राम में बताया कि वजह सिर्फ आलमी मंडी में कीमत बढ़ना नहीं है, बल्कि पिछले 3 माह में हुकूमत ने जो टैक्स है उसमें भी 17 रुपये का इजाफा किया है। यानी कि पहले 1 लीटर पर 31 रुपये टैक्स वसूल कर रही थी हुकूमत अप्रैल के महीने तक, अब वो 17 रुपये 47 रुपये 47 रुपये इकट्ठा कर रही है पेट्रोल की 1 लीटर पर।
यानी कि 17 रुपये का इजाफा हुआ है। उसमें जो सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हुआ है। फरवरी के महीने तक 15 रुपये लेवी 1 लीटर पे चार्ज की जाती थी, अब हुकूमत 30 रुपये वसूल कर रही है लेवी की सूरत में। और हमने आपको बताया था कल के बजट के दिन ये कहा था अब्दुल हफीज शेख साहब ने, एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी हम लेवी को कम करेंगे, लेकिन हुकूमत ने इस लेवी को कम किया नहीं है। हुकूमत तेल पे सब्सिडी ना दे समझ आता है, लेकिन अगर उन्हीं लोगों से जिनसे आप पहले ही टैक्स वसूल कर रहे हैं, लेवी वसूल कर रहे हैं, उनसे आप मजीद लेवी वसूल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है आपके टैक्स रिफॉर्म्स का वो काम नहीं कर रहा। आपने कहा था अमीर से टैक्स लेंगे और जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहा है उस पर टैक्स का बोझ नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन टैक्स उन्हीं लोगों पे बढ़ाया गया है जो कि पहले भी पेट्रोल पे टैक्स दे रहे थे, लेवी दे रहे थे। यानी कि पहले 250 अरब रुपए लेवी उनसे ली जाती थी, अब उसी आवाम से 460 अरब रुपए लेवी ली जाएगी। अगर यहाँ पे कुछ रियायत हुकूमत दे देती, टैक्स में कमी कर देती, तो शायद पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है उसका मुकम्मल बोझ आवाम पर ट्रांसफ़र नहीं होता। सवाल ये भी बड़ा अहम है कि जब आलमी मंडी में तेल की कीमत कम थी तो उस वक्त क्या हुकूमत पाकिस्तान ने उसका कुछ एडवांटेज लिया, कुछ फ़ायदा उठाया? और ये सवाल है जो बार बार नदीम बाबर साहब से पूछा गया, जो स्पेशल असिस्टेंट है टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे पूछा गया प्रोग्राम्स में भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में कम है, क्या हम किसी तरीके का फ़ायदा उठा सकते हैं कि सस्ता पेट्रोल हम लेके रख लें? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इतनी स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज हमारे पास मुकम्मल फुल कैपेसिटी पे है, लेकिन हम दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं। तो आज हमने ये सवाल तैयार किए थे और कोशिश की थी कि उनको दावत दें और वो आके जवाब दे सकें कि जो उन्होंने वादे और दावे किए थे वो किस हद तक पूरे हुए हैं। तो वो तो कई दफ़ा बुलाने के बावजूद प्रोग्राम में आए नहीं है, इसलिए सवाल हम उनके सामने रखते हैं। किसी मौके पर अगर वो इसका जवाब देना चाहें या वज़ीर आज़म उनसे ये सवाल करें और उनसे जवाब तलब करें इस हवाले से। एक बात नदीम बाबर साहब ने ये की थी कि स्टोरेज हमारे पास नहीं है, लेकिन हम फ्लोटिंग स्टोरेज को तैयार कर सकते हैं और इस हवाले से हम मैरीटाइम वजारत को लिखेंगे भी। 1 अप्रैल का ये इंटरव्यू है, उन्होंने कहा था कि फ्लोटिंग स्टोरेज को हम तैयार करेंगे और इस हवाले से लिखेंगे भी। क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन यकीनन नहीं बनी वो स्टोरेज कैपेसिटी और इसीलिए हमने सस्ता तेल नहीं खरीदा, उसका एडवांटेज हम नहीं ले सके। फिर उन्होंने कहा जो सबसे वायबल ऑप्शन है हमारे पास है वो है कॉल ऑप्शन का, यानी कि हम हेज कर लेंगे पेट्रोल को। कॉल ऑप्शन हमारे पास मौजूद है और वो 2-3 हफ्ते में उसकी पूरी कार्रवाई मुकम्मल करके हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को दे दिया है और 2-3 महीने में इस पर अमल भी हो जाएगा। $20 से $30 3 महीने तक इसी रेंज में रहना है पेट्रोल ने, ऑयल ने इंटरनेशनल मार्केट में। उनका ये अंदाज़ा भी दुरुस्त नहीं हुआ और जो कॉल ऑप्शन वाली बात थी उन्होंने कहा था 2-3 हफ्ते में हो जाएगा, इस बात को 3 महीने हो चुके हैं। अगर कॉल ऑप्शन के जरिए हमने सीलिंग को फिक्स कर लिया होता कि उससे नीचे जब तक तेल रहेगा तो हम उस कीमत पर ले सकेंगे, ये हो गया होता तो शायद पाकिस्तान को महंगा तेल नहीं खरीदना पड़ता और लोकल मार्केट में तेल की कीमत नहीं बढ़ानी पड़ती। तो आप चाहते थे कि जवाब दें कि इस कॉल ऑप्शन का क्या हुआ, आप तो कह रहे थे तमाम चीज़ें रेडी हैं। फिर ये भी पूछना चाहते थे हम नदीम बाबर साहब से कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, आपने ये कहा कि जून के महीने में हमारे पास तेल वाफिर मिक़दार में मौजूद था, पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा था, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई है, ये उन्होंने कहा था। तो हम उनसे जानना चाहते थे कि अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी तो अब जब कीमत में 25 रुपये का इजाफा किया गया है पेट्रोल की और डीजल की 21 रुपये, तो कितना इन्वेंट्री गेन हुआ, इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कितना मुनाफा हुआ, ये सवाल भी हम पूछना चाहते थे जो उन्होंने खुद दावा किया था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि होर्डिंग हो रही है और हमें उस होर्डिंग को एड्रेस करना है। अगर आप इस वॉल्यूम को देखें जो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने 37% ज़्यादा अरेंज किया कंपेयर टू सेम मंथ लास्ट ईयर। तो गवर्नमेंट ने अपना अरेंजमेंट रखा हुआ था और इस पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले 48 घंटे में जो हमने एक्शंस लिए हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज रात ऑलरेडी हमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट की रिपोर्ट आना शुरू हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। अगर ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो है तेल नहीं बेच रही थी, पेट्रोल नहीं बेच रही थी और बेच रही थी तो 500,000 रुपये का बेच रही थी, इसका मतलब उन्होंने अपनी इन्वेंट्री को बचा के रखा। अब जब कीमत बढ़ी है तो उनको फ़ायदा हुआ होगा, ये कितना फ़ायदा हुआ है हम आपसे जानना चाहते थे, लेकिन आप हमारे साथ मौजूद नहीं है। इस सवाल का भी जवाब आप उम्मीद है कि किसी न किसी पॉइंट पर देंगे। ग़ुलाम सब्र खान साहब ने पहले ही 16 जून को जो कैबिनेट इजलास हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि जो इन्वेंट्री शॉर्टफॉल हुआ, जो मार्केट में शॉर्टेज हुई पेट्रोल की, उस पर मुतमईन नहीं कर सके नदीम बाबर साहब हो या पेट्रोलियम डिवीज़न के लोग हों, ना वो काबीना के मेंबर्स को मुतमईन कर सके थे, ना वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मुतमईन कर सके थे।
स्पेशल एक्शन होगा। जो सवालात हमने उठाए थे, हम चाहते थे नदीम बाबर साहब इसका जवाब दें, क्योंकि बड़े बड़े दावे और वादे कर दिए जाते हैं कि कॉल ऑप्शन होगा, स्टोरेज की तैयारी होगी। क्या ये हुआ? जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे गई, क्या पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाया? जो सारे आप प्लान कर रहे थे, क्या आप वो एग्जीक्यूट कर सके? ये सवाल हमारी तरफ से भी हैं। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब भी अपनी टीम से पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा सका या नहीं उठा सका। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, और इस ब्रेक के बाद शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम अपने प्रोग्राम्स में ये कहते आए हैं कि कोरोना वायरस की इस लड़ाई में जो डॉक्टर्स हैं वो फ्रंट लाइन पर मुकाबला कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जैसे डॉक्टर्स इस फ्रंट लाइन पर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो वो लोग भी जो ज़रूरतमंदों को और गरीबों तक राशन पहुंचा रहे हैं, जो फलाई काम कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में, वो भी यकीनन फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं और यकीनन उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस वक्त ज़रूरतमंद है। और उनमें एक बड़ा नाम पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी का भी है। शाहिद खान आफरीदी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपके हवाले से जानना चाहूँगा, 13 जून को आपने ये ट्वीट करके बताया कि आप भी पॉजिटिव आए हैं कोरोना वायरस पर। क्या सिम्टम्स आपके ख़त्म हो गए हैं? किस हद तक सीवियर थे आपके सिम्टम्स और इस वक्त कैसी तबीयत है आपकी? शहजाद अल्हम्दुलिल्लाह, पहले मैं सारी कौम का शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बड़ी दुआओं में याद रखा है मुझे, मेरी फैमिली को। जहां तक सिम्टम्स की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है। जब जिस दिन हुआ था, जिस दिन से टेस्ट शुरू दिया था, एंड देन फिर उसके बाद 3-4 दिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन थोड़े मुश्किल थे, एंड देन डे बाय डे काफी इंप्रूवमेंट आ रही थी। बिल्कुल भी मैंने अपने आप को क्वारंटाइन नहीं किया, शुरू के 2-3 दिन किया, एंड देन जब मैं इंप्रूव करने लगा तो फिर मैं कमरे से बाहर आया। मेरी जो अपनी रूटीन थी, जो एक्टिविटीज थी, इसलिए अगर मैं बेड पे लेटा रहता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मुझे जो है वो एक ट्रेनिंग का शौक है, मैं ट्रेनिंग करके अपने 100% नहीं 50% उस पर ट्रेनिंग कर रहा था। जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था मुझे भूख लग रही थी, खाना खाने को दिल चाह रहा था, वरना शुरू में टेस्ट नहीं आ रहा था। शुरू में 1-2 दिन खाना खाते हुए टेस्ट आ नहीं रहा था, दिल नहीं चाह रहा था खाना खाने को, तो खुद ही अपना डॉक्टर बन गया था मैं। लेकिन ये था कि डिस्टेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, सफाई के हवाले से ऑब्वियसली आपको इन चीजों में एहतियात रखने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अगर आप महफूज है तो आपकी वजह से दूसरा सामने वाला भी महफूज है। तो ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसको बिल्कुल सर पे भी नहीं चढ़ाना कि पता नहीं क्या हो गया ऐसा, लेकिन साथ में इसमें आप एहतियात भी बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है एहतियात। सही है। और क्योंकि आफरीदी साहब आप तो जाहिर सी बात है एक्सपोज थे, लोगों से आप जाके मिल रहे थे, पाकिस्तान के रिमोट एरियाज़ में आप गए, चाहे वो बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सिंध के इलाके में आप और आपकी फाउंडेशन काम करती रही, तो आप एक्सपोज तो थे। लेकिन आपने क्या देखा वहाँ पर कि जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर ख़ासतौर पर अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है इस हवाले से, कितना सीरियसली इस बीमारी को लिया जा रहा है? जो हुकूमत मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही थी कि आपने एहतियात करना है और दूसरों को ये वबा ना फैले, इसका एहतियात करना, ये मैसेज पहुँचा है रिमोट एरियाज़ तक? शहजाद, मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का कि मैं शुरू दिनों में ही मुझे था इस चीज़ का कि ये होनी तो है मुझे, और शुक्र है कि शुरू में नहीं हुआ, वरना बहुत सारे लोगों तक राशन नहीं पहुंचा। 3 महीने बाद 3.5 महीने बाद मुझे ये बीमारी आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर करके। जहां तक आपने लोगों की ओवरऑल बात की है, सारे जितने भी शहरों की बात की है आपने, मैं तो ऐसी जगह पे गया हूँ जहाँ का तस्वुर किया भी नहीं जा सकता। कि अगर एक पहाड़ी पे मैं चला गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे 2 घर हैं और काफी उनकी फैमिली, तो मैं उन 2 घरों के लिए तकरीबन कोई 2-2 ढाई घंटे की ड्राइव करता था। अच्छा, असल चीज ये है कि जहाँ पे उस शहर के से लोग अगर बाहर की तरफ जाते हैं या बाहर से अंदर आते हैं तो वहां तो है। जहां तक एहतियात की आपने बात की है, एहतियात देखें, कहीं नजर आया, कहीं नजर नहीं आया। अब जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन अगर कराची के अंदर, सिंध के अंदर थी, तो कराची के अंदर डिफेंस, क्लिफ्टन, इन जगहों पे तो नजर आ गया, लेकिन बाकी शहर आपका सारा खुला हुआ है। और मुझे तो स्मार्ट लॉकडाउन की समझ नहीं है कि आप इतने बजे से लेकर इतने बजे तक आप खोलते हैं, उसके अंदर कितना रश हो जाता है। जब लोगों को पता है कि 7 बजे के बाद सारा कुछ बंद हो जाता है, यही टाइम है, तो वहां पे इतना हजूम जमा हो जाता है। देखें, हमें अपनी एहतियात, अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और जहां तक यहाँ पे तो तकरीबन कोविड-19 से पहले मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इतनी गुर्बत है, इतनी बेरोजगारी है
कि ये तो कोविड-19 तो चले हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये कोविड-19 से बड़ी बीमारी है बेरोजगारी, जो लोगों के पास राशन तक नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा? मैं तो ऐसे लोगों से मिल के आया हूँ, ऐसे लोगों को देख के आया हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं और आप बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो शायद साहब ये बताइएगा कि आप वहाँ पे गए मुख्तलिफ इलाकों में, बड़े रिमोट एरियाज़ में, वहाँ पर आपने राशन भी जाके बांटा, उनकी मदद भी की है, और ये सवाल आपका बिल्कुल ठीक है कि आगे क्या होगा। तो उन इलाकों में क्या आप देख रहे थे कि इंतज़ामिया भी है, काम कर रही है, कि आप तो वहाँ से करके आगे आपकी फाउंडेशन ने काम कर दिया, लेकिन क्या इंतज़ामिया पहुँची है वहाँ तक, नहीं पहुँची है? अच्छा, उसमें बहुत सारे शहजाद, उसमें बहुत सारे लोग थे जो एहसास प्रोग्राम का हिस्सा नहीं थे। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास शनाख्ती कार्ड तक नहीं थे। उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मैं समझता हूं कि लोग गवर्नमेंट ने शनाख्ती कार्ड लिए कि हम आपको राशन देंगे। उनसे जब मैं मिला, उन्होंने कहा जी हमसे शनाख्ती कार्ड लेके गए, 2 से 2.5 महीने हो गए, हम आज तक उनका इंतजार कर रहे हैं, राशन नहीं है हमारे पास। तो ये फीडबैक ये वहां से मुझे पता चला है लोगों का। और जहां तक दूसरी चीज है वो ये है कि मेरे ख्याल में मैंने ऐसे भी पॉलिटिशियंस देखे हैं जो छुट्टियां बनाने मिनिस्टर MPs एक जगह सारे जमा, मेरा भी स्टे वहां पे था, मैं तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था, वो सारे अपना एंजॉय करने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए सारों का एक ग्रुप जमा हुआ था। लेकिन उन्हें क्वेटा से ज़ियारत या क्वेटा से पशीन जाते वक्त वो लोग नजर नहीं आए जो झोपड़ियों के अंदर है, जो बच्चे नंगे पांव है। मुझे हैरत होती है कि मुझे कराची से बैठे बैठे वो लोग नजर आए ताकि मैं दोबारा दूसरी दफा गया उन बच्चों के पास, उन फैमिलीज के पास। लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला ने पावर दी है, कुर्सी दी है, वो किधर है? वो काम क्यों नहीं कर रहे वो ये लोग? मेरे पास तो कुर्सी नहीं है, मेरे पास तो कुर्सी, आपको कुर्सी की जरूरत भी नहीं होती है काम करने के लिए, आपकी नीयत होनी चाहिए। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप चाहत तो हो ना, रास्ते खुद निकलते हैं। लेकिन जिन्हें अल्लाह ताला ने कुर्सियां दी ही है, और जो हाल मैं देख के आया हूं सारे रिमोट एरियाज का, यहाँ पे भी पूछा जाएगा उनसे और ऊपर भी पूछा, ऊपर तो पूछा जाना ही जाना है, लेकिन यहाँ पे भी पूछा जाएगा उन सबसे। तो शायद साहब ये जो कहा जाता है 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को 12,000 रुपए दे दिए, यकीनन बहुत सारे लोगों को पहुंचे होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको अभी भी मदद की ज़रूरत है, हुकूमत की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि फाउंडेशंस तो काम करती हैं, आप जैसे लोग काम करते हैं, लेकिन मुसलसल उनका कोई रोज़गार हो, मुसलसल उनको राशन पहुँचा रहा हो, इसकी बहुत ज़रूरत है। फाउंडेशनें भी काम नहीं कर रही। ये आपकी जितनी बड़ी NGOs हैं, ठीक है, ये सिर्फ शहरों के अंदर काम करती है ताकि नजर आए, मीडिया में नजर आए, हर जगह नजर आए, ठीक है। आपकी बहुत सारी NGOs काम नहीं करती, सिर्फ बस मैं क्या कहूं, बहुत कम NGOs हैं। मैं कहूंगा कि इंडस हो गया, शौकत खानम हो गया, आपका अल खिदमत हो गया, बैतुल सलाम हो गया, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हकीकत में काम कर रही हैं। लेकिन ऐसी भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज, पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान सिर्फ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर नहीं है, आगे निकले। बहुत पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत बेरोजगारी है, बहुत गुर्बत है इस मुल्क के अंदर, वहां जाके काम करना चाहिए। हुकूमत तो कह रही है कि उन्होंने जो रिलीफ फंड दिया, मेरे ख्याल में इस पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा दिया, अल्लाह करे ऐसे ही हो, वो अपना हिस्सा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको और ज्यादा करना पड़ेगा। अच्छा शायद साहब, जब आप ये काम कर रहे थे, फ्लाई काम, लोगों की मदद कर रहे थे, तो आपकी भी बहुत सारी पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती रही, और फिर लोगों के जहनों में सवाल आ रहे थे, क्या सराहियां होना शुरू हो गई कि क्या शायद आफरीदी साहब का भी अगला कदम सियासत में होगा, क्या इस फ्लाई काम के बाद वो भी सियासत में आने का सोच रहे हैं? तो कोई इरादा बना लिया है क्या आपने? यार मैं जितना मेरे ख्याल में तस्वीरों से मैं चिढ़ता हूँ ना, कोई स्टार या सेलिब्रिटी, मेरे ख्याल में मुझसे ज्यादा कोई नहीं चिढ़ता होगा। आपको तो पता है शहजाद के यहाँ पे लोग सलाम करने से पहले या हाथ मिलाने से पहले, हालचाल पूछने से पहले उनका कैमरा ऑन होता है तस्वीर के लिए। मैं बड़ा इरिटेट, मुझे तो बंदा मिल नहीं रहा जिसने मोबाइल में कैमरे निकाले हैं। खैर, तो जब इन तस्वीर को आप देखते हैं, बाद में आप तक पहुंचती होंगी कि किसी बच्चे को आप जूता पहना रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं मोटरवे पे, तो कैसा फील करते हैं फिर आप? अच्छा, अब आपने कभी देखा है कि मेरे सोशल मीडिया पे कभी मेरी नमाज की तस्वीर आई है या मैंने कभी नमाज की तस्वीर लगाई है? ये तो मेरा और अल्लाह का मामला है। अगर लोग खींच के वो लगा लेते तो वो उनकी मर्जी है, मैं तो उनको नहीं रोक सकता। जहां तक देखें,
मैंने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ शहजाद काम किया, एड्स किए हैं, अपने फायदे के लिए भी किए इसलिए कि मुझे पैसे मिलते थे और उन ब्रांड्स को उनकी मार्केटिंग होती थी। लेकिन इस काम के लिए जो मेरी दूसरी इनिंग है, इसका डायरेक्टर भी मैं हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ, कैमरामैन भी मैं हूँ, फोटोग्राफर भी मैं हूँ। ये वो है ब्रांड, गरीबों का ब्रांड है। ये गरीब लोग हैं, मैं इन लोगों को दुनिया के सामने दिखाना चाह रहा हूं कि ये लोग हैं जो हकीकत में जरूरतमंद है, इन लोगों तक पहुंचा जाए, इन लोगों तक इनकी जरूरतों को पहुंचाया जाए। तो मैं इनको दिखा रहा हूं दुनिया को, और मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ मकसद कि जितनी मुझे डोनेशंस मिलती है मुझे उन लोगों को दिखाना पड़ता है कि जो डोनेट कर रहे हैं कि जी आपके पैसे यहाँ आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, सिंपल। अच्छा, मैं सियासत का सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि आप में और वज़ीर आज़म इमरान खान में कुछ कॉमन है। जैसे आप दोनों क्रिकेटर रहे हैं, दोनों ऑलराउंडर थे और माशाल्लाह दोनों आप स्टार भी थे, सिर्फ क्रिकेटर नहीं थे, अपने ज़माने में सेलिब्रिटी भी थे जब खेल रहे थे और अभी भी सेलिब्रिटी हैं। इसके अलावा उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप जिताया बतौर कप्तान, लेकिन आपने बतौर प्लेयर 2009 का T20 वर्ल्ड कप जिताया पाकिस्तान को। फलाई काम उन्होंने भी किया क्रिकेट के बाद, आपने भी किया। हैंडसम वो भी हैं और माशाल्लाह हैंडसम आप भी हैं। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि सियासत में आने का कोई इरादा है या नहीं? देखिए, सियासत जो मेरे दादा ने या परदादा ने जो सियासत की है ना, मुझे वो सियासत बहुत पसंद है। वो बहुत सिंपल सी सियासत है, अवाम की खिदमत करना, जो जरूरतमंद है उनका ख्याल रखना, उनकी खिदमत करना और हकदार को उसका हक देना। मैंने तो अपने बड़ों से ये वाली सियासत सीखी है। और ये जो पार्टी बनाकर सियासत करना, असेंबली में आना, असेंबली के जरिए फिर वजीर आजम बनना या चीफ मिनिस्टर बनना, इस सियासत के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी। मुझे किसी काम को करने के लिए किसी कुर्सी की जरूरत नहीं है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा टेम्परामेंट जो है ना वो इतना ज्यादा नहीं है। मेरा टेम्परामेंट, मैं क्वालिटी काम पे काम करता हूँ। मैं क्वालिटी को सबसे ज्यादा वो करता हूँ कि काम थोड़ा हो लेकिन क्वालिटी का काम हो। मेरी इनिंग छोटी तो होती थी लेकिन काम कर देती थी। तो असल चीज ये है कि मुझे नहीं पता था कि 3-3.5 महीने ये काम मैं कर लूंगा। खुदा की कसम मैं अभी भी सोचता हूँ कि यार ये काम मैंने कैसे कर लिया 3-3.5 महीने। इसके पीछे बस अल्हम्दुलिल्लाह एक ताकत है ऊपर वाले की। लेकिन देखिए, एक तो मैंने आपको बता दिया आप में और इमरान खान साहब में क्या क्या बातें कॉमन है, और इसके अलावा जाहिर सी बात है जब आप सियासत में आते हैं तो आपको ज़्यादा बड़े कैनवस पे काम करने का भी मौका मिलता है ना, ओवरऑल जो सिस्टम्स हैं उनको ठीक करने का भी मौका मिलता है। तो वो इरादा नहीं है आपका? मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है शहजाद। मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, बहुत जगह पे कह चुका हूँ, लोगों को पता भी है कि मेरे लिए आज का दिन सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत दिन है। कल क्या होगा, अल्लाह, मेरे प्लान, इंसान के प्लान अलग होते हैं, लेकिन जो अल्लाह के प्लान्स होते हैं वही बेहतर जाते हैं, वही सबसे जबरदस्त प्लान्स होते हैं। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं सोचता, ज्यादा आगे की नहीं सोचता, मैं हर दिन के हिसाब से जिंदगी गुजारने वाला। फिलहाल हमें एक और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर नहीं मिल सकता आपकी सूरत में। इमरान भाई को अल्लाह ताला ने एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत बड़ा मौका दिया है इमरान भाई को। इमरान भाई को अवेल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शुरू में मैंने 1.5 साल पहले जो बात की थी टीम के हवाले से, इमरान भाई की टीम में अगर यूनिटी, किसी भी टीम के अंदर अगर यूनिटी ना हो तो वो कभी परफॉर्म नहीं कर सकते, कभी डिलीवर नहीं कर सकते। इमरान भाई को अपनी टीम की के अंदर यूनिटी की सख्त जरूरत है। अभी भी आपको लगता है उस यूनिटी का फुकदान है, वो कैपेसिटी का है इशू क्या टीम में? आप सबके सामने नजर आ रही है चीजें। तो मैं समझता हूँ कि इन मसलों को हल किया जाए। इमरान भाई जो है वो डिसीजन लेने वाले शख्स है, तगड़े डिसीजन ले, जब होगा तो देखा जाएगा सब कुछ। अच्छा, अभी रिसेंटली आपकी एक तकरीर भी थी, मैंने सुनी, आपने कश्मीर में जाके की, आज़ाद कश्मीर में, और आपने मोदी के हवाले से वहाँ पर बात की कि वो जो है उस कोरोना से ज़्यादा उसका दिल और दिमाग जो है बीमार है, क्योंकि वो सियासत करके लोगों पे जुल्म कर रहा है, सियासत को इस्तेमाल कर रहा है, मज़हब को इस्तेमाल कर रहा है सियासत के लिए। उसके बाद बड़ा रद्दमल भी आया, आपके दोस्त जो हिंदुस्तान में हैं, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, जो आपकी बड़ी आपको सपोर्ट भी कर रहे थे इसमें, बाद में उनका स्टेटमेंट आया आइंदा हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे वज़ीर आज़म को बुरा भला का है। तो वो कह रहे हैं कि अब दोस्ती भी खत्म करनी है आफरीदी से। तो अफसोस हुआ आपको इस बात पे कि आपके स्टेटमेंट की वजह से उनकी दोस्ती छूट गई? बिल्कुल भी नहीं, सच है। जालिम है, जुल्म है, बोलता रहूंगा। वो मुसलमान ही नहीं है जो जालिम और जुल्म के खिलाफ बोले ना या खड़ा ना, वो मुसलमान ही नहीं है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता हरभजन सिंह कहें कि आफरीदी मेरा दोस्त नहीं है, या युवराज ऐसी बात करें? आप बता दें, आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, कश्मीर में जुल्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो ये एक और सवाल मैं आपसे क्रिकेट के हवाले से क्यों करना चाह रहा हूं। अब आपको पता है कि इस कोरोना में भी अब कह रहे हैं कि इसके साथ रहना भी पड़ेगा। पाकिस्तान टीम भी जा रही है इंग्लैंड के टूर पे, और अब जितनी भी क्रिकेट होगी बगैर तमाशाई के होगी, क्लोज डोर्स में होगी।
आपको क्या लगता है किस हद तक कामयाब हो सकती है ये? या मेरे ख्याल में टेस्ट क्रिकेट तो कामयाब हो जाएगी, वनडे और T20 मुश्किल हो जाएगा। लोग मिस करेंगे इसलिए कि क्राउड होता है, एक जज्बा होता है, और क्राउड ही पहचान होती है, फैंस ही पहचान होती है आपकी। फैंस सपोर्ट, ग्राउंड के अंदर शोर शराबा, आप अगर एक अच्छा ओवर नहीं हुआ लेकिन क्राउड आपको सपोर्ट कर रहा है, शोर कर रहा है, अब बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से। क्राउड के बगैर क्रिकेट मैं नहीं समझ सकी। चलिए टेस्ट क्रिकेट समझ आ जाती है, T20 वनडे नहीं। ठीक, आखिर में मैसेज क्या देना चाहेंगे अवाम को कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि हमने देखा है कि लोगों के भी तरह तरह स्टेटमेंट्स आते हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। आप पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में गए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कितना जरूरी है एहतियात इससे? नहीं, अब एहतियात के बगैर तो कुछ नहीं है। और ये जितनी मेरे डॉक्टर्स के साथ बात हुई है, मेरा अमेरिका में एक दो दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि ये हर एक बंदे को ये वायरस होगा, हर बंदे चाहे जो जितने भी छुपने की कोशिश करे, ये सबको होगा। बचेगा वो जो सिर्फ और सिर्फ एहतियात करेगा, मतलब बचेगा इस तरह के उसको होगा तो सही, लेकिन सिम्टम्स इस तरह नजर नहीं आएंगे। कोई बुखार नहीं होगा, जिस्म में दर्द नहीं होगा, खांसी नहीं होगी, नजला नहीं होगा, तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। अपना ख्याल रखना पड़ेगा, डिस्टेंस रखें, थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। बाकी आप अपनी रोज की एक्टिविटी करें, फजूल घर से निकलने की जरूरत नहीं है। अपनी फैमिली को टाइम दे, बच्चों को टाइम दे, जो पेरेंट्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपना ख्याल रखना पड़ेगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद आफरीदी साहब, हमारे साथ आप प्रोग्राम में मौजूद थे और आज के प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इस प्रोग्राम का फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।